हेलो हेलो। नमस्ते सर। नमस्कार। हो गया कुछ खाए पिए बच्चों आप लोग? और बच्चों आप अपना फोन ऑन गुड मॉर्निंग लगा सर। लीजिए। ऑडिबल हाँ बिल्कुल आपका ऑडिबल है, एकदम आवाज आ रही म्यूट हो है। रहा है सर, म्यूट हो रहा है सर वो। अच्छा अच्छा। हेलो। ओके ओके। हाँ बच्चों आप लोग ना कुछ खाए पिए हैं आप लोग कि नहीं? कुछ मिल जाता है आप लोग के विद्यापीठ या जहां पे भी है आपके आसपास कुछ खाने पीने के लिए स्टॉल्स हैं? बाहर नहीं जाने देते सर। हाँ बाहर जाने नहीं देते सर। बाहर अलाउड अलाउड नहीं घर से है। लाए थे। नहीं, अलाउ नहीं है सर। हम्म। बच्चों आप अपने फोन में सेटअप कर लीजिए। थोड़ी देर पढ़ाई करेंगे उसके बाद हम लोग ये दंगल करेंगे, तो अपना फोन निकाल लीजिए, सेटअप कर लीजिए। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का है, तो कर लीजिए सेटअप आप। नेट ही नहीं है सर मोबाइल में। यस सर मतलब घर अरे वाईफाई चलता है ना सर, घर वाईफाई चलाते हैं। तो वाईफाई आपका अभी आज नहीं चल रहा सेंटर पे? ये सर यहाँ तो सर चलाते नहीं है सर, घर ही चलाते हैं वाईफाई से सर। वैसे डलवाते नहीं है सर इंटरनेट, ऐसे नेट। अच्छा, इंटरनेट नहीं चलाते हैं? यस सर। आपके मित्र कोई हैं क्लास में आए हैं आज कुछ जो दे सकते हैं आपको वाईफाई? एक लड़का है, उससे ले लेते हैं सर। हाँ लीजिए लीजिए। ठीक। आजकल बच्चों इंटरनेट पे एक बहुत वो रील वायरल हो रही है, उसमें एक कुंभ में एक है वो बंदा, वो मॉन्क बन गया, वो आईआईटी से पास आउट है। IIT वाला। हाँ, Yes, देखते हैं। आईआईटी पूरे Yes, sir, अपडेटेड हो तुम लोग हैं, देखें आप लोग। हम मैं सर बोला हाँ हाँ उससे इंस्पायर हुए सर, हम बहुत उससे इंस्पायर हुए सर। आप बहुत इंस्पायर हो गए उससे। यस सर, यस सर। हम पढ़ते रहते हैं ना सर, थोड़ा रिलीजन के बारे में, मतलब के बारे में। सर अच्छा। पता नहीं कुछ देखने का टाइम ही नहीं है सर, सारा दिन पढ़ते ही रहते हैं। ओके। सर मैंने भी नहीं देखी, बट दीदी बता रही थी। अच्छा हाँ हाँ, वो एक बहुत वायरल हुआ है, तो मैं ये सोच रहा था। हेलो मैं सर। एकदम बढ़िया। मैं ये सोच रहा था कि हाँ हाँ, बताइए 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 सूरज जी। और सर कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। तो सर असल में होता है ना कि जब सर इंसान जब सर ऊपर वालों को पहचान लेता है ना सर, तो फिर उसकी सही चल रहा है कैफियत। उसको फिर ये सांसारिक चीजों से उसका मोह माया सब भंग हो जाता है ना। सर वही मसला सर, असल बात ये है। बट मैं ये सोच रहा था कि वो वीडियो देखा तो मुझे ये समझ में आया कि जैसे रिफ्लेक्ट बैक किया कि मेरे बैच में भी जितने भी बच्चों ने इंजीनियरिंग की है वो बहुत कम इंजीनियरिंग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, है ना। अभी मॉन्क वाले फील्ड में तो अभी मेरे बैच में मुझे जितने याद है नहीं आए हैं, पर लगभग सारे फील्ड में है, बैंकिंग से लेके टीचिंग से लेके डेटा साइंस में, सॉफ्टवेयर में, सब हैं। मेरे बैच में इंजीनियरिंग जो अभी इंजीनियरिंग जॉब कर रहे हैं, मेरे हिसाब से 1 या 2 बच्चे हैं 60-65 बच्चों की क्लास में। 1 या 2 मेरे दोस्त हैं जो कोर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बाकी सब। बट मैं डॉक्टर्स का नहीं देखता हूँ। साथ में चलेंगे सर, साथ में चलेंगे। पर हम जानते थे सर, एक डॉक्टर थे सर, वो एमबीबीएस डॉक्टर थे सर। अच्छा, उसने अच्छा। 25 भी की, उन्होंने एमडीबी की सर, उन्होंने एमडीबी की। अच्छा। लेकिन सर फिर उन्होंने जो है ना उसको मतलब प्रोफेशन नहीं उसे अपनाया, नहीं बाय प्रोफेशन नहीं अपनाया उसे। और ओके। फिर उसके बाद जो है वो रिलीजन की जो है वो मैसेज होता है सर, मैं आपको उस वीडियो भेजूंगा। हाँ, तो हाँ। उन्होंने जो है बहुत अच्छा एक मैसेज दिया उन्होंने रिलीजन के जरिए। ओके, तो ओके। मैंने उनकी वीडियो सुनी थी सर, मैं आपको भेज दूंगा उस पर इंस्टाग्राम पे। हाँ, हाँ, सर वो बहुत उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था, फिर उन्होंने पूरी जिंदगी जो है अपनी बस रिलीजन को जो है वो स्प्लिट किया, उसकी मैसेज को जो अच्छा, है। स्पिरिचुअलिटी में चले गए वो, है। हाँ बस ये बताया उन्होंने, बताया कि इंसान की जो अपनी वो है ना कि अंदर को जो पहचानना है उसको पहचान लो अंदर की। अच्छा ओके, ठीक है। तो ठीक है, अब लोग हम लोग शायद उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए हैं जो जिस लेवल पे वो लोग हैं, वो जो चीजें सोचते हैं। पर डॉक्टर्स मैंने देखा है मोस्टली दे आर लॉयल टू देयर प्रोफेशन। इफ उन्होंने एमबीबीएस किया है तो मोस्टली। एमबीबीएस चाय वाला नहीं देखा? एमबीबीएस चाय वाला नहीं देखा है क्या कोई ऐसा? सच में? यस सर, पहले आया नहीं था एक बार।
नहीं 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 देखा। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर्स ज्यादातर अपने प्रोफेशन में खुश रहते हैं, या खुश रहते ही होंगे तभी कंटिन्यू करते हमारा हैं। ऐसा इरादा सर, हमारा थोड़ा इरादा है कि हम भी जो है ना डॉक्टर प्रोफेशन तो अपनाएंगे डॉक्टर का, हाँ। लेकिन उसके बाद जो है आधे दिन जो है वो डॉक्टरी क्या करेंगे, तो फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा अपना ये स्पिरिचुअलिटी को जो है थोड़ा किताबें वगैरह लिखा करेंगे सर, ये सब काम किया करेंगे सर। हमारा वैसे यूनिवर्सिटी खोलने का इरादा है सर। हाँ हाँ। सर एक यूनिवर्सिटी खोलने का इरादा है सर हमारा, लेकिन हम अरे ऐसा वाह। नहीं मतलब सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़कर नहीं सर, पैसा कमा के जो है, लेकिन पैसे कुछ सही काम में लगाने का इरादा है सर। ये अच्छा अच्छा, नहीं बढ़िया बढ़िया है। वैसे आप लोग, पता नहीं, मैंने तो सुना है कि डॉक्टर्स जो रेजिडेंट डॉक्टर्स होते हैं, जो एमबीबीएस होते हैं, उनको स्ट्रेट 24-25 घंटे की ड्यूटी, ऐसा मैंने सुना है। आई डोंट नो कितना सही है कितना गलत है, मुझे तो अनुभव नहीं है, पर मेरी रिलेटिव हैं एक, वो हैं डॉक्टर, तो वो बताते हैं कि रेजिडेंट डॉक्टर्स जो पीजी करते हैं उनका कुछ, या जो एमबीबीएस लास्ट ईयर में रहते हैं उनको कुछ इंटर्नशिप करना जाना होता है रूरल एरियाज में, तो काफी हेक्टिक रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स का ना काम इतना ज्यादा हेक्टिक रहता है, वो इतना परेशान हो जाते हैं दिन भर के बाद कि उनके दिमाग में कुछ रहता ही नहीं, कुछ और सोच पाए या कुछ भी, वो पूरे दिन वही पेशेंट्स को देखना है, और इतना जिम्मेदारी वाला काम होता है कि आप कुछ कर नहीं सकते। अगर आपके पास पेशेंट आया, आपको उसको ट्रीट करना है, तो आपका पूरा फोकस वही रहना चाहिए, आप कुछ और सोच नहीं पाएंगे। तो अगर आप अच्छे ह्यूमन बीइंग है तो आप सोच ही नहीं सर पाएंगे। ये 3 साल है सर, ये आखिरी 3 साल होते हैं सर, एक एमबीबीएस का साल होता है, हाँ हाँ। एक तो जिसमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इंटर्नशिप का होता है, Okay. और फिर उसके बाद में एमडी का या एमएस का जो साल होता है, तो हाँ। सर ये 3 साल जो है बहुत ज्यादा उसके होते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत 72 मुश्किल, घंटे तक ड्यूटी, हाँ। 72 घंटे तक ड्यूटी करनी पड़ती है बाद में, Right, 48 घंटे 72 घंटे लगातार। फिर उसके बाद में जो पीरियड होता है ना सर, प्रैक्टिस के बाद का पीरियड होता है, अपना हॉस्पिटल खोल लेते हैं या अपनी क्लिनिक खोल लेते हैं, तो उसके बाद में जो है फिर टाइम निकाल सकता है आदमी, मतलब निकाल सकते हैं। 10 बजे ये सर, हाँ। ये होता है। फिर लेकिन उस समय फिर, क्योंकि इतनी तपस्या करने के बाद, इतना सब पढ़ने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, फिर आदमी को लगता है कि अब तो नोट वोट का समय आ गया है ना। सर हम जब क्लास 8 में पढ़ते थे, क्लास 8 में पढ़ते थे जब हम, जी। तो उसमें से जो है सर ये पढ़ा तो मजहब के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, स्विस के बारे में, ये सब हमारा फेवरेट सब्जेक्ट था सर। हमने अरे वाह। सर पूरी इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है सर, पूरी इंडियन हिस्ट्री पढ़ी हमने, आर्यन अरे की वाह। और बुद्धा की सारी, और अरे फिर वाह। मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री और यूरोप की हिस्ट्री, ये सब हमने सब पढ़ डाली पूरी। अरे वाह, क्लास 8 अरे में, वाह, हाई स्कूल अरे वाह। नहीं, आर्ट्स, एमबीएस में आने से पहले जो है ना, हमने इरादा किया था सर कि पहले हम जो जाए ना, कि हमने ये सब तो पढ़ लिया आर्ट्स वगैरह, तो हम एमबीएस में जा रहे हैं थोड़ा पैसा कमाने के लिए, ताकि हम जो है अपने जो है ना आइडियाज है उसको स्प्लिट कर सके, इसके लिए थोड़ा। अच्छा अच्छा, हाँ ये तो है। आर्ट्स बहुत 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 खूबसूरत सब्जेक्ट है। हम लोग के इंजीनियरिंग में एक आर्ट्स की क्लास होती थी, आप ये मानिए दिन भर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैकेनिकल और ये सब पढ़ने के बाद एक क्लास मिलती थी हम लोग को ह्यूमैनिटी की, आर्ट्स की, उसमें सर हिस्ट्री पढ़ाया करते थे। वो समझो क्लास इतनी अच्छी लगती थी, वो सर पढ़ाते भी बहुत बढ़िया थे। तो सर हम लोग को वॉर्स के बारे में पढ़ाते थे, मैं भूल चुका हूँ, आर्ट्स मुझे बिल्कुल नहीं याद है, पर मुझे इतना याद है कि उनकी क्लास में ना इतना अच्छा लगता था, क्योंकि ऐसा पूरा इमेजिन होता था कि वॉर्स हो रहे हैं और इधर हो रहा है, वो पूरा लॉजिक समझाते थे कि क्यों ये सब हुआ, पर वो क्लास बहुत बहुत अच्छी लगती थी। तो आर्ट्स जिनको इंटरेस्ट है, तो हम लोग जैसे कि एकदम रेतीली आंधी चल रही है, एकदम गर्मी पड़ रही है, और कहीं बीच में एक ठंडक की जगह, तो क्लास बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी। क्लास लंच के बाद होती थी, बहुत जबरदस्त क्लास लगती थी। तो एक आर्ट्स का एक ही बार पढ़ा हूं, फिर मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं हो पाया तो नहीं पढ़े। आइए अगली हेडिंग डालिए बच्चों, एनर्जी। हाँ, जितने बड़े साइंटिस्ट थे सर, जैसे आइंस्टाइन वगैरह हुआ, न्यूटन वगैरह हुआ, तो सर ये सब पोइट भी थे, सब मैंने सब्जेक्ट थे ना सब, ये सब पोइट, दे आर वेरी क्रिएटिव। हाँ, फिलोसोफर थे सर ये सब पहले। Right. भैया इतनी स्पीड में क्यों बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन, मैं स्पीड में बोल रहा हूँ? नहीं है भैया। अच्छा, ये वो ये कह रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड है, काफी ज्यादा आर्ट्स की पढ़ाई करी है, और वो थोड़ा कम समय में ज्यादा बताना चाह रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा तेज बोल रहे हैं। बट वो कहने का सार ये है कि थोड़ा आर्ट्स पढ़ा है उन्होंने, और डॉक्टर बनने के बाद आर्ट्स के लिए कुछ काम करेंगे। बाकी मेजॉरिटी वाली जनता तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद डॉक्टर बनने के बाद तो पैसा कितना क्या है, पैसा लेके घर जाएंगे, बाकी सब तो ठीक। ऑफ कोर्स कोई 1% भी चांस नहीं है ना। चलिए ठीक है, बिल्कुल नहीं सर। अरे लेकिन नहीं, आप लोग ना बच्चों डॉक्टर्स बनिएगा थोड़ा। मैं जैसे अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैं डॉक्टर के पास जाता हूं, इंजीनियर्स का काम कुछ नहीं होता, उनको वो अच्छे मन से करें या बुरे मन से काम होना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। पर डॉक्टर्स का ना, अगर वो आपसे केवल अच्छे से पूछ लेगी क्या समस्या है आपको, और ऐसा करिए आप ठीक हो जाएंगे, कोई बात नहीं है, तो उसमें मुझे लगता है कि 50-60% तो पेशेंट वहीं ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब ने बोल दिया ठीक हो जाएंगे, दवाई खाओ, भले ही वो 1 महीने में, लेकिन वो 15 दिन में ठीक हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया जॉब है यार डॉक्टर का। तो आप बढ़िया एकदम अच्छे बनिएगा, पैसा तो बहुत मिलता है, पैसा तो इतना मिलता है कि आप लोग कहाँ रखेंगे, क्या करेंगे, समझ ही नहीं आएगा आपको। देखिए, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। तो
अब जैसे इसमें समझना पड़ेगा कि बच्चों एनर्जी स्टोर कैसे करता है इंडक्टर, है ना, इसको थोड़ा सा आइए समझते हैं। तो जैसे आप मान लीजिए ये करंट कैरिंग वायर है और इससे आपने एक इंडक्टर ऐसे अटैच कर दिया है, ठीक है, और इसमें कुछ करंट की वैल्यू है, कुछ करंट फ्लो कर रहा है, ठीक, और हम करंट की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं लगातार, ठीक है, इससे करंट फ्लो करा रहे हैं और करंट की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। अगर आप करंट कांस्टेंट रखेंगे तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ कुछ आएगा ही नहीं, एनर्जी जो है फ्लक्स चेंज नहीं होगा, कुछ भी इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा। सर आप अभी दंगल करवाएंगे इसी क्लास में? जी, इसी क्लास में दंगल कराएंगे, थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे और उसके बाद दंगल करेंगे, ठीक है। फिर कल नहीं होगा सर? कल भी होगा, कल भी थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा पढ़ाऊंगा और फिर दंगल होगा। तो आज मैं चैप्टर 1 2 आपके 12th का चैप्टर 1 2 और बाकी चैप्टर्स का कल होगा, मतलब 11th पूरा कल होगा, ठीक है। ओके सर, ओके। तो करंट फ्लो कर रही है और ये मान लीजिए करंट की वैल्यू को आप इंक्रीज कर रहे हैं, कांस्टेंट है तो कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा, कुछ इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा। तो आप मान लीजिए करंट की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, तो ये इंडक्टर क्या करेगा, इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू LdI/dt होगी, ठीक है, इतना इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा LdI/dt। अब करंट की वैल्यू बढ़ रही है तो जो इंडक्टर चाहेगा, चूंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ है और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होगी -LdI/dt, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरह से प्रोड्यूस होगा कि वो कॉज को अपोज करे। जैसे इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आने का रीजन है करंट का बढ़ना, तो ये इंडक्टर खुद को एक बैटरी में ट्रांसफॉर्म कर लेगा, ठीक है, और वो बैटरी कुछ इस तरह से रहेगी कि वो अपोज करेगी इस करंट के बढ़ने को। तो कैसे अपोज कर सकती है करंट के बढ़ने को? अगर ये बैटरी खुद इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर ले, इंडक्टर खुद को इस तरह से बैटरी में, तो ऐसे सर ऐसे अगर बैटरी ट्रांसफॉर्म करेगी तो करंट को बढ़ने से कैसे रोक पाएगी? इस तरह से रोक पाएगी कि ये बैटरी अब चाहेगी कि करंट इस तरह से फ्लो करे, है ना, पॉजिटिव से करंट निकले, ठीक है, तो इस तरह से इस बढ़ते हुए करंट को रोक पाएगा। तो जब भी आप इंडक्टर से पास होते हुए करंट को चेंज करते हैं तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाता है, यानी वो एक बैटरी की तरह एक्ट करने लगता है और उस बैटरी की पोलैरिटी इस तरह से होगी कि जो भी कॉज है उसको अपोज करे। जैसे बढ़ता हुआ करंट कॉज है तो उसको अपोज करेगा, ठीक है। एक और केस ले लेते हैं, मान लीजिए करंट की वैल्यू घट रही है, ठीक है, करंट कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है और करंट की वैल्यू घट रही है। तो जो आप लोग बताएंगे कि ये थोड़ा सोच के कि बैटरी कैसे बनेगा, सेम ऐसा ही बैटरी बन जाएगा या कुछ अभी अलग होगा? यस सर, ऐसा ऐसे ऐसा ही बनेगा, सेम ऐसा ही बनेगा, यानी यस सर। इधर पॉजिटिव रखते हैं और इधर पॉजिटिव हो जाता है। बिल्कुल। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो बोलेंगे कि करंट चूंकि घट रहा है तो ये बैटरी चाहेगी कि सर्किट में करंट को बढ़ा दें, तो इस तरह से करंट प्रोड्यूस करेगी, है ना, यानी इस तरह से करंट होगा ताकि घटते हुए करंट को बढ़ा सके, ठीक है, तो ये बैटरी बन जाती है। अब ये सब बताने का कारण क्या है कि मान लीजिए मैं इस वाले पहले केस को लेता हूं कि करंट बढ़ रही है, खुद को बैटरी इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर लेगी, तो चूंकि ये एक्सटर्नल एजेंट की वजह से करंट है और ये बैटरी बन के कुछ इस तरह से पोलैरिटी बनेगी कि करंट इस तरह से फ्लो करेगी, पर ये ज्यादा पावरफुल नहीं है तो जीतेगी यही, है ना। तो करंट जो है इंडक्टर में फ्लो ऐसे ही करेगा, मतलब इधर लेफ्ट से राइट फ्लो करेगा, हालांकि ये इंडक्टर इस बढ़ते हुए करंट का अपोज जरूर करेगा, ठीक है। तो होगा क्या, देखिए इंडक्टर बन गया है कुछ इस तरह से बैटरी और जो एक्सटर्नल करंट है वो इस बैटरी के थ्रू पास हो रही है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि जब भी करंट हायर पोटेंशियल वाले एंड से एंटर होती है, मान लीजिए करंट यहां से एंटर हो रही है, तो जब भी करंट इस वाले एंड हायर पोटेंशियल से एंटर होती है तो इसका मतलब बैटरी एनर्जी यूज कर रही है, मतलब बैटरी एनर्जी को सर्किट से अपने पास रख रही है, ठीक है। कभी ऐसा हो कि पॉजिटिव से करंट निकले और निगेटिव पे एंटर हो रही हो, तो इस वाले केस में क्या होता है कि एनर्जी बैटरी प्रोवाइड करती है सर्किट को। इस वाले केस में क्या होता है कि सर्किट से एनर्जी बैटरी ले रही होती है, ठीक है। तो यहां पे करंट आप बढ़ाएंगे, इंड्यूस ईएमएफ आएगा कुछ इस तरह से और करंट इस तरह फ्लो करेगी, तो ये एक तरह से एनर्जी स्टोर कर रहा होगा। अब ये बैटरी कौन है? इंडक्टर। तो ये इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता रहता है। सर किस तरह से एनर्जी स्टोर करता है? तो मैंने कहा कि देखिए पावर बराबर होता है V इंटू आई, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट पासिंग थ्रू इट, ठीक है। तो इसमें V का वैल्यू है, जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू है LdI/dt, तो मैं यहां पे लिख देता हूं LdI/dt, और करंट जितना फ्लो कर रहा है इंटू I, इतना पावर कंज्यूम कर रहा होगा इंडक्टर, यानी इतना सर्किट से एनर्जी ले रहा होगा इंडक्टर पर यूनिट टाइम। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, पावर को लिख देंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ द इंडक्टर du/dt,
ठीक है, dt से dt कैंसिल हो जाएगा। तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर निकालना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा दोनों साइड। तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर U बराबर L इंटीग्रेशन ऑफ I डी, ठीक है, और लिमिट्स लगा देंगे 0 से लेकर I तक। तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर आ जाएगा L और I डी का इंटीग्रेशन हो जाएगा I²/2 और लिमिट्स लगा देंगे 0 से I, तो बन जाएगा हाफ LI²। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड विद इन इंडक्टर, बच्चों ये फॉर्मूला याद रखेंगे, आप डिस्कशन भूल जाएंगे तो भी चलेगा, पर एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इट इज हाफ LI²। तो बच्चों ये बिल्कुल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग के हिसाब से चलता है, हाफ kx², हाफ LI²। ठीक है, तो मान लीजिए किसी मोमेंट पे करंट की वैल्यू दी है, जितनी करंट इससे पास हो रही होगी किसी भी मोमेंट पे, उसका स्क्वायर इंटू हाफ इंडक्टेंस कर देंगे तो एनर्जी स्टोर्ड उस मोमेंट के लिए आ जाएगा। इंडक्टर में लिख लीजिए बच्चों हाफ LI² फॉर्मूला, फिर इस पे एक सवाल करेंगे। डन सर। ठीक, वेट सर। हाँ लिखिए लिखिए। बच्चों इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जैसे हाफ LI² एनर्जी स्टोर्ड है तो यूनिट क्या लिख देंगे इसकी यूनिट? हेनरी हेनरी एम्पेयर एम्पेयर स्क्वायर, हेनरी स्क्वायर। इनटू एम्पेयर स्क्वायर। ओके, और कुछ बताइए बच्चों। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर तो यूनिट क्या हो जाएगी? वीवर एम्पियर। जूल भी कह सकते हैं। जूल है ना बच्चों। देखिए हेनरी एम्पियर स्क्वायर सही है, गड़बड़ नहीं है, पर आपको जूल में ही लिखना है ना, एनर्जी है तो। और किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर है? तो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर है। जैसे कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड है, हाफ LI²। बच्चों एक सवाल करेंगे है ना, मैं 1 मिनट का आपको समय दूंगा, आप पिक करिएगा ऑप्शन। ठीक है, नाइन्टी सेकेंड्स है बच्चों, किसी का कुछ अगर टेक्निकल एरर हो तो भी अपना कर लीजिएगा। सर अभी फोन नहीं ऑन किया। फोन ही नहीं ऑन किया आपने? करिए करिए, समय है काफी। चलिए कितना आंसर आ रहा है बच्चों, कितना पिक किया आप लोग? ऑप्शन सी। सी थर्ड वन है ना, 8 माइक्रोजूल, हाफ LI²। तो हाफ L का वैल्यू है 4 माइक्रो हेनरी। ठीक है, तो आप इसको 10⁻⁻6 लिख लीजिए, 10⁻⁻6, और I² यानी करंट का स्क्वायर 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 8 माइक्रोजूल एनर्जी स्टोर आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। अगली हेडिंग डालिए बच्चों, एनर्जी डेंसिटी। उस पे कौन सा ऑप्शन था बच्चों? सी था ना?
सी, यस सर, सी। ठीक है, अगली हेडिंग डाल लीजिए, एनर्जी डेंसिटी। देखिए जो किसी भी इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो हाफ Li² है, और एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं ताकि एनर्जी डेंसिटी बन जाए एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी एनर्जी डेंसिटी बराबर हाफ Li² डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो जैसे इंडक्टर का वॉल्यूम लिखना है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू टोटल लेंथ, ऐसा लिख देंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू टोटल लेंथ। ठीक है, और सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू इंडक्टर के लिए हम लोगों ने निकाली है, म्यू नॉट n² पाई r² इंटू लेंथ l। देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां से कैंसिल हो जाएगा, पाई r² और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंथ और लेंथ कैंसिल हो जाएगा। तो एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो बनेगा बच्चों फॉर्मूला, वो बनेगा हाफ म्यू नॉट n² I²। तो एक काम करते हैं बच्चों, इसको फॉर्मूला बनाने के लिए म्यू नॉट से डिवाइड कर देते हैं और म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप म्यू नॉट से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर देखिए बन जाएगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ म्यू नॉट NI, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट NI का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या एनर्जी डेंसिटी ये बराबर आ जाएगा B²/2 म्यू नॉट। ठीक है, B²/2 म्यू नॉट। तो जो अगर आप लोग को याद हो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला निकाला था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी का, वो आया था, किसी को याद है बच्चों? बिल्कुल, हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। तो वहां पे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एनर्जी, यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वहां एप्सिलॉन नॉट न्यूमरेटर में आ रहा था, यहाँ म्यू नॉट डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो उसी तरह का कुछ फॉर्मूला बनता है, तो लिख लीजिए आप इसको, B²/2 म्यू नॉट एनर्जी डेंसिटी ऑफ इंडक्टर। ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी कहलाएगा। तो कहीं आपसे मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला पूछे तो B²/2 म्यू नॉट मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। डन सर। डन। अगली हेडिंग डालिए बच्चों, म्यूचुअल इंडक्शन। अगली हेडिंग पड़ जाएगी बच्चों म्यूचुअल इंडक्शन। चलिए थोड़ी सा समझते हैं बच्चों इसको, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, और फिर इस पे डिस्कशन करेंगे, सवाल करेंगे। देखिए थोड़ा सा, तो मान लीजिए आपके पास एक कॉइल है, ठीक है, ऐसी कोई एक कॉइल है ना, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है कुछ इस तरह से, ऊपर से करंट बाहर और यहां से करंट अंदर, ऐसा करंट फ्लो कर रहा है। और इस करंट कैरिंग लूप के पास में आप एक दूसरा लूप रख देते हैं। ठीक है, ऐसा ही एक दूसरा लूप रख देते हैं, पर इसमें कोई भी बैटरी कुछ नहीं लगी, बस ऐसे लूप है। तो आप इस लूप में करंट की वैल्यू को बढ़ाएं या करंट की वैल्यू को घटाएं, या फिर इस लूप को इस वाले लूप के पास ले जाएं या इस लूप से दूर ले जाएं। ठीक है, तो आपको इस वाले लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस करंट देखने को मिलती है। तो आप अगर इस लूप में करंट को बढ़ाएं या घटाएं, या इस लूप को पास ले जाएं इस लूप के, इस लूप से दूर ले जाएं, तो आपको इस लूप में करंट देखने को मिलती है। तो जो कि बहुत ऑब्वियस है, जैसे आप इस लूप को पास ले जाएंगे तो इससे एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, दूर ले जाएंगे तो फ्लक्स घट जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ फिर से आएगा, इंड्यूस करंट आएगी। क्योंकि बच्चों हम लोग स्टैटिक ईएमएफ की बात कर रहे हैं, तो मोशन वाला हम लोग केस नहीं कंसीडर करेंगे ना। तो हम मानेंगे कि दो लूप स्टेशनरी हैं, दोनों लूप स्टेशनरी हैं, और इस लूप से पास होते हुए करंट को चेंज करेंगे। तो जैसे इस लूप से पास होता हुआ करंट चेंज करेंगे तो इस लूप की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, पहले वाले लूप की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से
दूसरे वाले लूप से फ्लक्स पास हो रहा है। तो अगर आप इसमें करंट को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो ये इससे पास होते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा घटेगा, जिसकी वजह से इसमें इंड्यूस्ड करंट आएगी। ठीक है, तो इस फिनोमिना को हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, कि आप एक कॉइल में एक कॉइल में करंट को बढ़ा घटा रहे हैं, उसकी वजह से उसके पास रखी दूसरी कॉइल में इंड्यूस करंट आ रहा है। इस फिनोमिना को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब डिफाइन कैसे किया गया बच्चों, देखिए जरा ध्यान से। हम इसको बोल देते हैं सेकेंडरी कॉइल और इसको बोल देते हैं प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल वो कॉइल जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और सेकेंडरी वो जिसमें इंड्यूस करंट आ रहा है। तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि जो फ्लक्स लिंक्ड है सेकेंडरी कॉइल से, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन प्राइमरी कॉइल, जो कि बहुत ऑब्वियस सी बात है। जितना ज्यादा इसमें करंट फ्लो करेगा उतना ज्यादा सेकेंडरी से पास होने वाला फ्लक्स होगा। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस, और ये m टाइम्स IP होगा। तो अगर आप कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू निकालें या म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालें तो ये कहलाएगा फ्लक्स इन सेकेंडरी डिवाइड बाय करंट इन प्राइमरी। ये कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। बच्चों यूनिट गेस करना चाहेंगे क्या आप इसकी कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन का? हेनरी होगी। हेनरी होगी, है ना, वेबर पर एम्पियर लिखा होगा या तो फिर हेनरी लिखा होगा। ठीक है, बिल्कुल सेम वैसा ही जैसा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का था, उसी तरह कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी डिवाइड बाय करंट इन प्राइमरी। ठीक है, उसके बाद अगर आप इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना चाहते हैं सेकेंडरी में, तो जो पहली इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों साइड। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम बराबर कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन सेकेंडरी ये कहलाता है बच्चों इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी। इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी इट इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी। ध्यान देने वाले बात बच्चों, म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड नहीं करता है फ्लक्स लिंक विद सेकेंडरी या करंट ऑन प्राइमरी। इन दोनों ही फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि जब आप करंट बढ़ा देंगे तो फ्लक्स लिंक बढ़ जाएगा, करंट घटा देंगे तो फ्लक्स लिंक घट जाएगा, उससे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन का कोई मैटर नहीं करता। तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन किस किस चीज पे डिपेंड करता है, कुछ डेरिवेशन करेंगे बच्चों तो उससे और थोड़ा सा आपको फील आएगा, बाकी मैं अभी आपको बता देता हूं। देखिए, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है डायमेंशंस पे। सर किसकी डायमेंशन पे, प्राइमरी या सेकेंडरी? दोनों के डायमेंशंस पे डिपेंड करेगा, यानी लेंथ कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है ना, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, लूप्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस बिटवीन द लूप्स। ठीक है, मीडियम कैसा है, किस मीडियम में दोनों लूप रखे गए हैं, और ओरिएंटेशन कैसा है लूप्स का, ओरिएंटेशन कैसा है लूप्स का, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। सर ओरिएंटेशन पे कैसे? देखिए, एक लूप ऐसा रखा है और मैं एक लूप को ऐसा रख दूं तो अभी इससे पास होने वाला फ्लक्स जीरो हो जाएगा। लूप को ऐसा रखूंगा तो मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा, ऐसे रख दूंगा तो फिर से जीरो हो जाएगा। तो ओरिएंटेशन बिटवीन द लूप्स पे भी डिपेंड करता है। अभी मैं ऐसा रखूं, इस वाले लूप को ऐसा रख दूंगा तो फिर इसमें चेंज, इससे पास होने वाला फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है दोनों के डायमेंशंस कैसे हैं, दोनों के बीच में दूरी कैसे, दूरी आप चेंज कर देंगे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन चेंज हो जाएगा। मीडियम क्या है, किस मीडियम में दोनों कॉइल रखे हुए हैं, और ओरिएंटेशन कैसा है, तो इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी। हो जाए बच्चों तो बताइएगा, सवाल करेंगे इस पे हम लोग।
की आवाज नहीं आ रही सर, आप बोल रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा था कि आप लोग अटेम्प्ट करिए, और नहीं होता तो मैं समझाता हूँ फिर। प्राइमरी और सेकेंडरी के बाद कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया हुआ है 0.5 हेनरी। रेजिस्टेंस प्राइमरी सेकेंडरी का गिवन है। करंट आपको सेकेंडरी में प्रोड्यूस करना है इतना, तो बताइए रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी। बच्चों फॉर्मूला आप सब जानते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी। ठीक है, तो आपसे बच्चों ये पूछा गया है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी। आप थोड़ा दिमाग लगा के कहीं से ये निकाल लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन दिया हुआ है, सवाल सॉल्व हो जाएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी निकाल लीजिए, उसके लिए आपको करंट भी पता है सेकेंडरी में, और सेकेंडरी का रेजिस्टेंस पता है, सारी चीजें पता है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन भी पता है। ऑप्शन आ रहा है, कौन सा वाला आ रहा है? बी ऑप्शन 16 16 सेकंड वन। यस सर। ठीक, ठीक बच्चों आइए मैं समझाता हूं आपको। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी। तो बच्चों देखिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन देखिए सीधा सीधा सवाल में बता रखा है 0.5 हेनरी है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं। ये हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी, इसको एक्स बोल देते हैं। और इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी तो कैसे निकालें बच्चों? इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी, कोई बच्चों मदद करेगा इसमें कैसे निकाल सकते हैं? सेकंडरी वाले में सर, सेकंडरी वाले में कितना करंट जा रहा है और कितनी रेजिस्टेंस है उससे निकाल लेंगे सर। बिल्कुल, तो V बराबर आई आर, तो है ना, V बराबर आई आर। आप इसमें I की वैल्यू बच्चों 0.4 दे रखा है ना, 0.4, और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है दूसरे वाले का? 5। तो बच्चों ये 2 हो जाएगा ना मिलके, ठीक है, तो आप यहाँ पे 2 रख दीजिए, तो x का वैल्यू आ जाएगा 4 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 4 एम्पियर पर सेकेंड आ जाएगा। यही आ रहा है सर। Good. शुरू में वो रहती था, पहले 20 रहती थी तो इसलिए गलत आ गया। ओके ओके, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, आ जाएगा आंसर। और कुछ सवाल कराता हूं मुझे थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा, और इसमें देखिए, बच्चों ये जो फ्लक्स लिंक दिया हुआ है ना, ये आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, दिस इज विद वन लूप। एक लूप के साथ, बी का एक लूप है, उसके साथ इतना फ्लक्स लिंक है, बी के एक लूप के साथ इतना फ्लक्स लिंक है, तो आपको बताना है
जो किसी कुछ आए और बताना चाहें तो बता सकते हैं, ठीक है, बाकी फिर डिस्कशन करेंगे हम लोग। सेकंड ऑप्शन आ रहा है, ओके। ठीक बच्चों, थोड़ा सा सवाल आइए समझने की कोशिश करते हैं। फोर्थ आ रहा है सर। फोर्थ आ रहा है, ठीक है। चलिए बच्चों आइए समझते हैं ना, ठीक है। हो सकता है ये इसको मैं ना इसको चेंज करना पड़े, देखते हैं, करते हैं मिलके सॉल्व करते हैं। आप आइए सीखते हैं। बोले क्या, दो लूप है, ठीक है, एक लूप ए है और एक लूप 1.2 into 10 power minus 2 आ रहा था। 1.2 into 10 power minus 2 आ रहा था। 1.2 इंटू 10 की पावर -2 आ रहा है, ठीक है। आइए डिस्कशन करते हैं बच्चों, है ना। तो ये कुछ ए है और ये कुछ बी है, ठीक है, ओके। अब इससे जो फील्ड लाइंस ए में करंट फ्लो कर रहा है, उसकी वजह से कुछ फील्ड लाइंस क्रिएटेड हैं जो ए से भी लिंक्ड है, बी से भी लिंक्ड है, ठीक है। तो जितना फ्लक्स फील्ड लाइंस ए से पास कर रही हैं उतनी फील्ड लाइंस बी से पास कर रही हैं, ठीक है। तो ये बच्चों इसको जो फ्लक्स है ना, मैं इसको फाई लिख देता हूं, ठीक है, ओके। जितनी भी फील्ड लाइंस हैं उनको मैं फाई लिख देता हूं, ठीक है। Two coils A and B having 300 turns and 600 turns respectively are placed near each other on passing current 3 ampere in A. The flux linked with A is this much, ठीक है। तो बच्चों देखिए, A का जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो 300 है, नंबर ऑफ टर्न्स इन A 300 है, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद A, अगर मैं टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद A लिखूंगा तो नंबर ऑफ टर्न्स इन A इंटू ये जितनी फील्ड लाइंस हैं A और B में जो A से B तक जा रही हैं, ठीक है, तो उसको मैं लिख देता हूं 5। तो एक लूप मतलब टोटल 300 लूप है, ठीक है, इनटू 5, इसको 5 बोल देता हूं। दिस इज टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद ए, ठीक है, ओके। उसी तरह से अगर बी के लिए लिखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू बी लिखा जाएगा, तो ये 5, ठीक है, जो कॉमन फील्ड लाइंस है, इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ बी। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ बी आर 600, तो ये 600 हो जाएंगे, ठीक है, ओके। तो फ्लक्स लिंक्ड विद ए अगर हम लोग देखें तो कितना सवाल में दे रखा है, फ्लक्स लिंक्ड विद ए इज 1.2 इंटू 10 के पावर -4, तो 1.2 इंटू 10 के पावर -4, और लिंक्ड फ्लक्स कितना दे रखा है, 9 इंटू 10 के पावर -5, है ना। बी के साथ इतना फ्लक्स लिंक दे रखा है, ठीक है। तो बी के एक टर्न के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा, 9 इंटू 10 के पावर -5 डिवाइडेड बाई 600। ये बी के एक लूप के साथ इतना फ्लक्स लिंक होगा, ठीक है। तो ठीक है, इसको अगर हम लोग टोटल मानते हैं, ठीक है, तो फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्शन इनटू करंट फ्लोइंग थ्रू प्राइमरी, ठीक है। प्राइमरी से जितना करंट फ्लो कर रहा होगा वो लिखेंगे, तो इसको लिखते हैं 9 इंटू 10 के पावर -5 डिवाइडेड बाई 600, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्न्स इन और इनटू करंट इन प्राइमरी, तो करंट हमारे पास प्राइमरी में कितना दे रखा है, 3 एम्पियर दे रखा है, ठीक है, ओके। और इनटू करंट इन, तो और इनटू म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 बाई 600, है ना, तो 1/2 इंटू 10 के पावर -7, ओके, ठीक है। तो ये m का वैल्यू आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा 3/600 इंटू 10 के पावर -5, ठीक है। और कितने b में कितने टर्न्स है, हमने इसको b इसका एक लूप के साथ, है ना, ये 3/600 इंटू 10 के पावर -6, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया एक लूप का, और इंटू 600 नहीं, 3 इंटू 10 के पावर -5, एक सेकंड ना, कुछ मिस कर रहे हैं हम लोग, रुको। तो जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ए से पास कर रहे होंगे उतने ही बी से पास कर रहे होंगे, ठीक है। तो 5 फ्लक्स लिंक विद ए हो जाएगा 305, और फ्लक्स लिंक विद हो जाएगा 5 इंटू 600, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम इट विल बी इक्वल टू फ्लक्स लिंक विद सेकेंडरी डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू प्राइमरी। तो फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी 9 इंटू 10 के पावर -5,
है ना, फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी 9 इंटू 10 के पावर -5, इतना फ्लक्स लिंक्ड है सेकेंडरी के साथ, डिवाइडेड बाय करंट इन द प्राइमरी। करंट इन द प्राइमरी, ए में कितना करंट फ्लो कर रहा है, 3 एम्पियर, ठीक है, तो 3 इंटू 10 के पावर -5 हेनरी, 3 इंटू 10 के पावर -5 हेनरी, ठीक है। तो जो फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी डिवाइडेड बाय करंट इन प्राइमरी, तो प्राइमरी में 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी है 9 इंटू 10 के पावर -5, तो 3 इंटू 10 के पावर -5 हेनरी, ठीक है, तो 3 इंटू 10 के पावर -5 हेनरी आ जाएगा, है ना। तो टोटल लिंक्ड फ्लक्स बी के साथ, तो ये जो 5 बच्चों, ये एक लूप के साथ लिंक्ड फ्लक्स है। टोटल फ्लक्स लिंक्ड 9 इंटू 10 के पावर -5 ले लेंगे तो ये एक्चुअल में एक लूप नहीं है। द फ्लक्स लिंक्ड विद ए इतना है एंड विद बी इतना है, तो ये टोटल फ्लक्स दिया हुआ है 9 इंटू 10 के पावर -5, टोटल लिंक्ड फ्लक्स विद सेकेंडरी और डिवाइडेड बाय कितना करंट फ्लो कर रहा है प्राइमरी में, तो 3 एम्पियर फ्लो कर रहा है, डिवाइड कर दीजिए 3 इंटू 10 के पावर -5, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। हाँ, किसी को कुछ कंफ्यूजन हो बच्चों तो पूछ लीजिए, डिस्कस कर सकते हैं। हाँ सर मेरा ना यही आंसर आ रहा है, बट मैंने ना दूसरी तरीके से किया है। कैसे किया आप बताइए। सर जैसे कि हमें पता है कि ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होता है वो बराबर होता है एम इंटू डी आई बाई डी टी, ठीक है। ईएमएफ जो होगा वो 9 हाँ बोलिए। एम, और जो करंट ए ये प्राइमरी है वो भी दे के रखिए सर 3 एम्पियर, ठीक सर है। ऐसे रखे तो आ गया सेकेंड ऑप्शन, तो क्या सर सही है? नहीं, आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना लिखा है? सर जो सेकेंडरी का है, सेकेंडरी में तो दिया नहीं है ना इंड्यूस्ड ईएमएफ, फ्लक्स ही दिया हुआ है सब में, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए ए बी के और फ्लक्स दिया हुआ है, फ्लक्स लिंक दिया हुआ है। तो d5/dt नहीं करेंगे, ईएमएफ को लिखेंगे d5/dt। देखिए d5/dt करेंगे तो, लेकिन ये कांस्टेंट दिया हुआ है ना, देखिए ये वेबर की वैल्यूज दी हुई हैं, कांस्टेंट वैल्यूज है ना, तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा। टाइम का फंक्शन होता तो फिर डिफरेंशिएट कर लेते या कुछ ऐसा करते, पर अभी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट करंट है और लिंक्ड फ्लक्स भी कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट वैल्यू है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला नहीं यूज करना चाहिए बच्चों, इसको कंफ्यूज नहीं होते हैं अननेसेसरली, इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं। इतना फ्लक्स लिंक्ड है बी के साथ, तो फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी डिवाइडेड बाय करंट इन प्राइमरी, करंट है हमारा 3 एम्पियर प्राइमरी में, ठीक है, उससे डिवाइड कर देंगे, सीधा आंसर आ जाएगा। किसी को कुछ क्रॉस क्वेश्चन करना हो तो कर दीजिए बच्चों, इसको ना बहुत ज्यादा हम लोग कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, ठीक है। सर हाँ बोलिए। सर ए से बी में जा रहा है फ्लक्स, तो जितना ए से निकलेगा उतना ही तो बी में जाएगा ना, तो 1.2 से माइनस करेंगे 9 × 10⁻⁵। हाँ मैं बता रहा हूँ, देखिए जितनी फील्ड लाइंस ए से निकलेंगी है ना, उतनी बी पे जाएंगी, ठीक है। डिपेंड करता है कि हम लोगों ने बहुत पास में रखा है कॉइल को, तो जितनी ए से फील्ड लाइंस निकलेंगी उतनी बी से जाएंगी, ठीक है, तो दोनों में फ्लक्स लिंक्ड है। तो हाँ, ये कहना सही रहेगा कि जैसे मान लीजिए कि कुछ फील्ड लाइंस को, इस फ्लक्स को कुछ मैं फाई बोल देता हूं, तो फाई बराबर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइम, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन ए जो कि 300 है, और इंटू 1.2 इंटू 10 के पावर -4, ठीक है, उतना ही फ्लक्स बी से जाएगा। अगर देखिए इसमें कंडीशन है, अगर दोनों लूप्स बिल्कुल पास पास रखे हो ऐसे करके, और ओरिएंटेशन भी ऐसे हो, अगर ओरिएंटेशन थोड़ा सा चेंज कर देंगे ऐसा या ऐसा कर देंगे, तो फिर दोनों से पास होने वाला फ्लक्स सेम नहीं रहेगा। तो जब मैं सोच रहा था पहली बार, तो मैं यही सोच रहा था कि फाई दोनों मतलब पास में रखें ऐसे एकदम एक दूसरे के आमने सामने, और ओरिएंटेशन भी इस तरह से है, जितनी फील्ड लाइन ए से निकल रही है उतनी बी से पास हो रही है। अगर ऐसा है, हम लोग निकाल लेते हैं, अगर ऐसा होगा तो जितना फ्लक्स ए से पास हो रहा होगा उतना ही फ्लक्स बी से पास हो रहा होगा। तो बी से पास होने वाला फ्लक्स कितना लिखेंगे, तो लिखेंगे 600, क्योंकि बी में नंबर ऑफ टर्न 600 है। और अच्छा, लेकिन एक बात और है, इसमें ये जो 1.2 इंटू 10 के पावर -4 वेबर दिया हुआ है, ये एक लूप का है या टोटल दिया हुआ है, तो कुछ बताया तो है नहीं कि एक लूप से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो अच्छा, इसको हम लोग टोटल है ना, तो एक सेकंड ना, नंबर ऑफ, एक सेकंड, ये टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद ए है, तो फ्लक्स लिंक्ड विद ए बराबर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 300 और फ्लक्स लिंक्ड विद एक कॉइल, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद बी बराबर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स इन बी इंटू फ्लक्स लिंक्ड विद 1 कॉइल। अब ये दोनों अगर बराबर हैं, ठीक है, अगर ये दोनों की वैल्यूज बराबर, मतलब ये फाई और ये फाई, ठीक है। अब देखो, जो ए से पास होने वाला फ्लक्स है, ए से पास होने वाला फ्लक्स कितना है, 1.2 इंटू 10 के पावर -4 है,
और बी से पास होने वाला फ्लक्स 9 × 10⁻⁻5 है, ठीक है ना। अब अगर आप इन दोनों का रेशियो लोगे तो ये 1:2 आ रहा है, तो अगर इसे 1.2 × 10⁻⁻4 पास हो रहा होगा तो इसे 2.4 × 10⁻⁻4 पास होना चाहिए, अगर ये दोनों ऐसे ओरिएंटेशन पे हैं। पर ऐसे देख के लग रहा है कि जो ए से पास होने वाला फ्लक्स है वो इतना है और बी से पास होने वाला फ्लक्स सिग्निफिकेंटली कम हो गया है ना। ये देखोगे तो ये है 0.9 × 10⁻⁻4 इतना है। इसका मतलब जितनी फील्ड लाइंस ए से निकल रही होंगी वो सारी की सारी बी से नहीं पास कर रही होंगी। हो सकता है थोड़ा दूरी ज्यादा हो या बी का ओरिएंटेशन कुछ अलग तरीके से हो, तभी जो ए से जितनी फील्ड लाइंस है वो सारी की सारी बी से नहीं पास हो रही होंगी, क्योंकि हो सकता है ऐसे ना होने के बजाय कुछ ऐसा हो कुछ ऐसा हो, ठीक है। तो हमारा ये सोचना कि जितनी ए से निकल रही होंगी फील्ड लाइंस उतनी ही बी से जाएंगी, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, अगर ऐसा होता कि बी से जो पास होने वाला फ्लक्स है वो उसकी वैल्यू ऐसा सवाल में दे देता कि 1.2 × 10⁻⁻4 है और बी से पास होने वाला फ्लक्स दे देता 2.4 × 10⁻⁻5, तो फिर हम लोग ये कह सकते थे कि जितनी फील्ड लाइंस ए से निकलेंगी सारी की सारी बी से पास होंगी। पर ऐसा नहीं है गिवन डेटा के आधार पे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हो सकता है ऐसे ना प्लेस होगे, कुछ ओरिएंटेशन चेंज होगा, तो जितनी फील्ड लाइंस ए से निकल रही होंगी सारी की सारी बी से नहीं पास हो रही होंगी। अब सवाल पे आ जाते हैं। इतने पूरे डिस्कशन के बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम निकालना है, बिल्कुल बेसिक सिंपल रखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फ्लक्स लिंक विद सेकेंडरी डिवाइड बाय करंट इन प्राइमरी डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, किसी को कुछ और पूछना है तो पूछिए। हाँ, तो जब पूरे लूप का मतलब एक फ्लक्स लेते हैं तो तब तो वो ज्यादा आ रहा है ए वाले का फ्लक्स और बी वाले का कम आ रहा है, लेकिन जब टर्न्स को कंसीडर कर लेते हैं तो बी वाले का ज्यादा आ रहा है और ए वाले का कम आ रहा है। तो मैंने एक टर्न को 9 × 10⁻⁵ माना तो 600 टर्न से किया तो उसका फ्लक्स ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब उससे ज्यादा जा रही है, तो माइनस करने पर फिर वो। मैं आपको समझाता हूँ, देखिए फिर से समझाता हूँ। देखिए पहले आप ये बताइए, आपको ये इसका सॉल्यूशन समझ में आया है कि फ्लक्स लिंक्ड विद म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम, सिंपल फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी डिवाइड बाय करंट इन प्राइमरी, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी ये है, करंट इन प्राइमरी ये है, सॉल्व कर लिया, ये आंसर है। ये समझ में आ गया, क्वेश्चन का फ्रेम ऐसा है कि कंफ्यूज हो गया। मैं आगे का आपको बताता हूँ। देखिए जो मुझे लगा कि जैसे मैंने पहला थॉट मेरा ये था कि ए में कुछ करंट फ्लो कर रही होगी और बी में उससे कुछ लिंक फ्लक्स होगा, तो ए की जितनी फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी वो सारी की सारी बी से क्रॉस कर रही होंगी, ऐसा मुझे लगा, ठीक है। तो हम लोगों ने उस हिसाब से शुरुआत करी सवाल करने की, पर ऐसा नहीं है। जितनी ए से निकल रही हो सारी की सारी बी से नहीं जा रही हैं। कारण क्या है कि ए में जो नंबर ऑफ टर्न्स आप देखिए 300 है, तो अगर मैं मान लेता हूं कि जितनी फील्ड लाइंस ए से निकल रही सब बी से जा रही हैं, तो टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद ए हो जाएगा 305 और टोटल लिंक्ड विद फ्लक्स विद बी हो जाएगा 605। अगर ए से जितनी निकल रही होंगी सारी की सारी बी से जा रही होंगी, तो बी से टोटल फ्लक्स हो जाएगा 605 और ए का हो जाएगा 305। लेकिन जब आप ए की वैल्यू देखो तो ए का टोटल फ्लक्स है 1.2 × 10⁻⁻4 और बी से जो टोटल फ्लक्स लिंक है वो 9 यानी 0.9 × 10⁻⁻4 है, ठीक है। तो आप इनको कंपेयर करो तो आपको दिख रहा है कि जो ए से लिंक्ड फ्लक्स है वो ज्यादा है और बी से लिंक्ड फ्लक्स है वो कम है। इसका मतलब ओरिएंटेशन ऐसा नहीं होगा कि जितनी फील्ड लाइंस ए से निकल रही हो सब बी से जा रही हो, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है जो बी का लूप है वो कुछ इस तरह से होगा, तो कुछ फील्ड लाइंस बी से पास करेंगी और कुछ फील्ड लाइन बी से पास नहीं करेंगी, ठीक है। तो ये हमारा अजम्पशन ये गलत है। तो अब सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व ऐसा करना है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी डिवाइड बाय करंट इन प्राइमरी, ये दोनों वैल्यूज आपको पता है, सिंपल सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालिए। तो ठीक है, तो मेरा अजम्पशन कि जितनी ए से निकल रही है उतनी ही बी से पास होंगी वो गलत है, क्योंकि अगर ऐसा सही होता तो अगर इसे 1.2 × 10⁻⁻4 पास हो रहे थे तो इससे पास होना चाहिए 2.4 × 10⁻⁻4, है ना, इसके डबल। क्यों सर? क्योंकि जितने नंबर ऑफ टर्न्स इसमें उसके डबल टर्न्स इसमें, लेकिन दोनों वैल्यू सेम नहीं, मतलब ये 2.4 नहीं है। इसका मतलब ए से पास जो फील्ड लाइंस निकल रही होंगी उनमें से कुछ ही बी से पास हो रही होंगी, कुछ ऐसे ही जा रही होंगी। तो खैर आप इस सवाल को करने के लिए 3 × 10⁻⁵ हेनरी सीधा सीधा आप फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी डिवाइड बाय करंट इन प्राइमरी कर लीजिए, सिंपल आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप भूल जाइए। सर हाँ बोलिए। पर आपने भी तो यही किया है कि फ्लक्स इन सेकेंडरी अपॉन करंट इन प्राइमरी को डिवाइड कर दिया। राइट सर तो फिर आपने वो क्यों बोला कि मैंने गलत सोचा? ये मैंने इसलिए, देखिए मैंने क्या शुरुआत में करा था कि मैंने ये सोच लिया था कि जितनी फील्ड लाइंस ए से निकल रही होंगी वो सारी की सारी बी से पास हो रही होंगी ना, मैंने ऐसा सोच लिया था, ठीक है। मेरा सोचना सही हो जाता अगर ए से पास होता हुआ फ्लक्स जो कि 1.2, मान लीजिए इसको मैं बोल देता हूं 1.2 यूनिट, ठीक है।
मेरा सोचना सही हो जाता अगर बी से पास होने वाला फ्लक्स 2.4 यूनिट दिया होता, है ना, यहां पे दिया होता 2.4 इंटू 10 की पावर -4, तो मेरा सोचना सही हो जाता कि 1.2 यूनिट यहां से 1.2 इंटू 10 की पावर -4 निकल रहा है, यहां पे 2.4 इंटू 10 की पावर -4 जा रहा है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ टर्न्स इसके कंपेरेटिवली डबल है ना। देखो ए में जितने हैं उसके डबल बी में है, यानी बी में जो टोटल फ्लक्स लिंक होना चाहिए वो इससे लिंक्ड फ्लक्स के डबल होना चाहिए, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स डबल हो गए। पर जब डेटा देख रहा हूं मैं तो ये 1.2 10⁻⁴ ए से लिंक्ड है और बी से 0.9 इंटू 10 के पावर -4 लिंक्ड है। मतलब जितनी फील्ड लाइंस ए से पास हो रही हैं उससे कम बी से पास हो रही हैं। इसका मतलब ओरिएंटेशन ऐसा नहीं होगा कि ए से जितनी निकल रही है उतनी बी से पास हो रही है। ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से होगा कि ए से जितनी निकल रही है उसका कुछ फ्रैक्शन बी से पास हो रहा है। देखो ए से एसोसिएटेड फ्लक्स 1.2 है, बी से एसोसिएटेड 0.9 है। इसका मतलब पूरा ए का फ्लक्स बी में नहीं जा रहा होगा, कुछ हिस्सा इधर उधर जा रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह इसलिए नहीं बोल पाएंगे, इसलिए वो सोचना गड़बड़ था। हाँ, अब सवाल कैसे हल करेंगे, तो फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी डिवाइड बाय करंट इन प्राइमरी, सिंपली निकाल लेंगे आंसर, ठीक है। हाँ हाँ सर जो क्वेश्चन में हमें फ्लक्स दे रखा है ए और बी का, वो नेट है या फिर मतलब ईच नेट है। देखिए मुझे भी जब मैं देख रहा था सवाल तो मुझे लगा कि शायद ये एक का है, पर ऐसा कहीं बोला नहीं गया। बोला फ्लक्स लिंक्ड विद ए इज दिस मच, फ्लक्स लिंक्ड विद बी इज दिस मच। अगर खुद से बोल देते कि फ्लक्स लिंक्ड per turn of B is this much and flux linked with per turn with A is this much, तो फिर हम टोटल नंबर ऑफ टर्न्स का मल्टीप्लाई करते। हो सकता है कि इस सवाल में आ जाए कि B के एक टर्न के साथ इतना फ्लक्स लिंक है और A के, तो फिर वहां पे हो जाता। पर अभी यहाँ पे टोटल है, बोला नहीं गया है, तो बाय डिफॉल्ट टोटल ही ले लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए एक और सवाल करेंगे इस पे, म्यूचुअल इंडक्शन पे। उसके लिए पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर सवाल करते हैं। आइए, तो एक अरेंजमेंट है उसका, म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट निकालते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन एक अरेंजमेंट है, उसका कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन निकालते हैं, ठीक है। मान लीजिए बच्चों एक सोलेनॉइड है, ऐसा करके एक सोलेनॉइड है बड़ा सा, एक ऐसा बड़ा सा सोलेनॉइड है, और इस बड़े से सोलेनॉइड के अंदर एक छोटा सोलेनॉइड रखा हुआ है, ठीक है। ऐसा एक छोटा सा सोलेनॉइड रखा हुआ है, ठीक है। इस बड़े से सोलेनॉइड में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है और इसका लेंथ l है। तो बड़े वाले सोलेनॉइड में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मैं ले लेता हूं n आउटर और टोटल इसकी लेंथ ले लेता हूं l आउटर, और जो इनर सोलेनॉइड है इसमें ले लेता हूं मैं लेंथ l इनर और इसके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n इनर, ठीक है। या आप हम लोग हर बार टोटल नंबर ऑफ टर्न्स नहीं लेके चल रहे थे, हर बार हम लोग स्मॉल n लेके चल रहे थे, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आउटर वाले का n नॉट है और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनर वाले का n आई है, ठीक है। ऐसे करके कर रहे हैं, ठीक है। अब इन दो कॉइल्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी डिवाइड बाय करंट इन प्राइमरी, ठीक है। तो सर अब इसमें हमें फ्लक्स लिंक्ड सेकेंडरी निकालना है, डिवाइड बाय करंट इन प्राइमरी करना है, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम किसको सेकेंडरी मानेंगे किसको प्राइमरी मानेंगे, ये भी एक सिचुएशन है जो आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। हर बार इनर वाले को प्राइमरी मान लेंगे या आउटर वाले को प्राइमरी मान लेंगे, ऐसा नहीं है। कैसे आपको डिसाइड करना है कौन सा प्राइमरी होगा कौन सा सेकेंडरी होगा, तो देखिए प्राइमरी आप उसको मानिएगा जिसकी वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड लिख पाए। जैसे दो केस हो सकते हैं, एक तो हो सकता है मैं बाहर वाले को प्राइमरी मान लूं और एक हो सकता है इनर वाले को प्राइमरी मान लूं। मैं दोनों केस आपके साथ डिस्कशन करता हूं। पहला केस कि जब मैं इनर वाले को प्राइमरी मानता हूं, ठीक है, जो अंदर छोटा वाला सोलेनॉइड है उसको प्राइमरी मान लेता हूं। अगर छोटे वाले कॉइल को आप प्राइमरी मानेंगे तो देखिए उससे लिंक्ड जो फ्लक्स होगा या उससे लिंक जो फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ इस तरह से जाएंगी, है ना, बाहर जाएंगी फिर ऐसे एंटर होंगी, या कुछ फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी बाहर जाएंगी और ये फिर कुछ एंटर होंगी, ठीक है। तो आप जब फ्लक्स निकालोगे, इसको प्राइमरी माना है, तो आपको बाहर वाले से पास होता हुआ फ्लक्स लिखना पड़ेगा, जो कि आप बहुत इजीली नहीं लिख पाओगे। क्यों नहीं लिख पाओगे? आपको इसके अंदर की तो फील्ड पता है म्यू नॉट एन आई, पर आपको यहां की फील्ड नहीं पता है, आपको यहां की फील्ड नहीं पता है, तो हम लोग फंस जाएंगे, क्योंकि हमें टोटल फ्लक्स लिखना है ना सेकेंडरी के साथ, तो कितनी फील्ड लाइन सेकेंडरी से पास हो रही है वो लिखना है। पर हमें समस्या ये आ जाएगी कि यहाँ पे फील्ड हमें पता ही नहीं है सोलेनॉइड की वजह से,
तो अगर अंदर वाले को प्राइमरी मानेंगे तो तकलीफ में आ जाएंगे, क्योंकि हमें अंदर वाले की वजह से हर पॉइंट पे जो फील्ड है वो लिखना नहीं आता है। लेकिन अगर आप बाहर वाले को प्राइमरी मानो, ठीक है, बाहर वाले को प्राइमरी मानते हैं, इसको बाहर वाले को प्राइमरी मानते हैं, तो बाहर वाले की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो हर पॉइंट पे, अब बाहर वाले की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कुछ इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। चूंकि सेकेंडरी इस केस में अंदर वाला कॉइल हो जाएगा तो उसके हर पॉइंट की फील्ड आपको पता है, ठीक है। इस केस में जब आप बाहर वाले को प्राइमरी मान रहे हैं तो सेकेंडरी अंदर वाला हो जाएगा और इसके हर पॉइंट पे फील्ड आपको पता है। तो सेकेंडरी जो कि अंदर वाला कॉइल है उससे पास होता हुआ फ्लक्स आप बहुत इजीली लिख पाएंगे। कैसे लिख पाएंगे, देखिए, अगर मैं बाहर वाले कॉइल को प्राइमरी मानता हूं तो करंट इन प्राइमरी, आईपी मान लेते हैं, करंट इन प्राइमरी, इनटू मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सेकेंडरी, यानी जो अंदर वाला है उससे कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सेकेंडरी, इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू टोटल नंबर ऑफ लूप्स, ठीक है, डिवाइड बाय करंट इन प्राइमरी। तो मुझे एक चीज बताइए बच्चों, अगर इसमें पास होता हुआ करंट मैं आईपी मान रहा हूं और इससे पास होता हुआ फ्लक्स लिखना है, ठीक है, तो ये जहां पे रखा हुआ है ये छोटा वाला कॉइल, उस पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, बताएंगे बच्चों कोई? ये जो छोटा वाला कॉइल जहां पे रखा हुआ है इसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? करंट बाहर वाले कॉइल में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो चूंकि ये बाहर वाला बच्चों एक सोलेनॉइड है, तो ये जो सोलेनॉइड है छोटा वाला वो बाहर वाले सोलेनॉइड के अंदर रखा हुआ है, तो इसके हर पॉइंट पे जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी वो हो जाएगी म्यू नॉट आई एन हो जाएगा सर। म्यू नॉट एन। एन कौन सा यूज करेंगे? एन नॉट वाला, एन नॉट इंटू करंट इन प्राइमरी, ये हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब एरिया के लिए बच्चों क्या लिखेंगे? इसका इनर वाले का रेडियस मैं आर आई बोल देता हूं और आउटर वाले का रेडियस आर ओ बोल देता हूं। तो हमें फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी, मतलब इस वाले लूप के साथ फ्लक्स लिखना है। तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई, फिर आगे क्या लिखना चाहिए बच्चों बताइए? पाई आर वन स्क्वायर, पाई आर आई आई स्क्वायर, ठीक है। और बताइए बच्चों, ये तो हो गया एक लूप के साथ लिंक्ड फ्लक्स। टोटल नंबर ऑफ लूप लिखने पड़ेंगे, तो फिर क्या किया जाए बच्चों? एन आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, एन आई और एल आई, ये टोटल नंबर ऑफ लूप हो गया। तो ये जहां पे सेकेंडरी रखा है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये सेकेंडरी वाले लूप का एरिया हो गया, तो ये फ्लक्स पासिंग थ्रू वन लूप हो गया और ये टोटल नंबर ऑफ लूप्स हो गए। जब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा बच जाएगा फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी। अब करंट प्राइमरी डिनोमिनेटर में हटा दीजिए। तो इस सिस्टम के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है m, उसकी वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट एन नॉट एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल आई, ठीक है, ये आ जाएगा आंसर, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दीज टू कॉइल्स। अब रुकिएगा बच्चों, लिखिएगा नहीं, एक मिनट और। सर आपने बाहर वाले को प्राइमरी मान लिया, आंसर आ गया, ठीक है। अगर मैं अंदर वाले को प्राइमरी मानूंगा तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि मुझे अंदर वाले के हर पॉइंट पे तो मैग्नेटिक फील्ड पता है, पर बाहर जो फील्ड लाइंस है उसका नहीं पता, तो मैं अंदर वाले को प्राइमरी मान के आंसर नहीं निकाल पाऊंगा। तो सर क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस इस चीज पे डिपेंड करता है क्या कि आप किसको प्राइमरी मानते हैं किसको सेकेंडरी मानते हैं? आंसर है नहीं। अगर आपने दो कॉइल्स के डायमेंशंस चेंज नहीं कर रहे, मतलब लेंथ, रेडियस, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये सब चेंज नहीं किया है और ना ही उनके बीच का ओरिएंटेशन चेंज किया है, अगर आप इन्हीं दो कॉइल्स में डायमेंशन, नंबर ऑफ टर्न सब कुछ सेम रखिए और इस वाली कॉइल को उठा के वर्टिकल कर दीजिए, तो फिर ये चेंज हो जाएगा। तो अगर आपने कोई भी ना ओरिएंटेशन चेंज किया ना डायमेंशन चेंज किया है दोनों कॉइल्स का, तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस चेंज नहीं होगा। किसको प्राइमरी मानेंगे किसको सेकेंडरी मानेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन डिफाइन करते हैं वो इस कपल का डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो दोनों में से अगर एक भी चेंज हो जाएगा तो चेंज हो जाएगा, ओरिएंटेशन चेंज कर देंगे तो चेंज हो जाएगा, नहीं तो फॉर्मूला यही बनेगा। नोट कर लीजिए बच्चों, म्यू नॉट एन आई पाई आर आई स्क्वायर इंटू एल आई। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन से इसका जो अंतर बनता है बच्चों, बस एक अंतर बनता है कि वहां पे म्यू नॉट एन स्क्वायर था और पाई आर स्क्वायर एल था, ठीक है। तो यहां पे एन स्क्वायर की जगह आउटर और इनर हो जाएगा और बाकी सब आप डायमेंशन इनर के यूज कर देंगे।
हो जाए बच्चों बताइएगा, सवाल करेंगे। बच्चों रेडी हैं क्या सवाल के लिए? ओके, उसमें वैलिड होगा ना जब एक दूसरे के अंदर मौजूद हो, एक सोलेनोइड दूसरे के अंदर मौजूद हो। बिल्कुल बिल्कुल यही केस है, इसी के लिए वैलिड है। अगर आप इसको निकाल के बाहर रख देंगे तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, इसको वर्टिकल कर देंगे या किसी एंगल पे कर देंगे तो भी वैलिड नहीं है, ओरिएंटेशन चेंज होगा तो भी वैलिड नहीं है। तो ये ध्यान रखना है। एक सवाल कराते हैं बच्चों तो थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कैसे करना है। ये देखिए, तो इसमें बच्चों पहला पार्ट यही है कि आप बताइए इससे इस अरेंजमेंट का कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा, और फिर दूसरा पार्ट है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल। तो ये जो बाहर है ना जिसमें 2000 टर्न है, ये बाहर वाला है, दिस इज आउटर। और ये जो 300 टर्न्स वाला है जो स्मॉलर वन है, ये इनर है। स्मॉलर वन इज इनर, तो आउटर वन के बारे में दे रखा है आपको। और इनर वाले का ही बच्चों ये एरिया है ना, तो ऐसा है कुछ अरेंजमेंट है। ये बाहर वाला कॉइल है ऐसा कुछ, और इसके अंदर जो इनर कॉइल है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, बस बाहर वाले के नंबर ऑफ टर्न्स 2000 है और इनर वाले के नंबर ऑफ टर्न्स 300 है। एरिया दोनों का सेम है, एरिया आउटर इज इक्वल टू एरिया इनर। बच्चों एक बार देख लीजिए, मैं लिख देता हूं ये कैसे फॉर्मूला, ये सारी वैल्यूज कैसे निकाली है। तो म्यू नॉट एन आई पाई आर आई स्क्वायर इंटू एल आई। ठीक है, तो बच्चों देखिए म्यू नॉट तो आपने डायरेक्ट रख दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, म्यू नॉट की वैल्यू तो डायरेक्ट आ जाएगी 4 पाई इंटू 10 के पावर -7। एन आउटर, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ फॉर आउटर जो कि 2000 डिवाइड बाय 0.3 है। टोटल नंबर ऑफ टर्न 2000 है और लेंथ 0.3 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 2000 डिवाइड बाय 0.3। अच्छा, एन आई नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ फॉर इनर वन इंटू लेंथ ऑफ इनर वन। अगर आप एन आई और एल आई को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दे देगा 300। तो 300 टर्न है तो 300, तो एन आई और एल आई का प्रोडक्ट 300 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का बराबर है 1.2 इंटू 10 के पावर -3।
ये पूरा बन जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जो जो कैंसिल हो पाएंगे कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो एक तो रहा 1 2 3 4 5 6, 10 के पावर -1 तो 4 पाई इंटू 10 के पावर -1, और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा इंटू 1.2 इंटू 10 के पावर -3। तो 4 इंटू 2 8, 1.2 इंटू 8 9.6 पाई इंटू 10 के पावर -4, इतने हेनरी बचो आएगा। 9.6 पाई इंटू 10 के पावर -4 हेनरी, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब शुक्रिया। ठीक, अब बच्चों इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी, बच्चों कोई आइडिया देना चाहे, ठीक है, कैलकुलेशन तो करेंगे हम लोग, देखेंगे, पर अगर किसी के दिमाग में कुछ चल रहा हो कि सर इस तरह से इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी सोच सकते हैं, कोई दिमाग में चल रहा हो कुछ? इसके अंदर जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस तो ये रख देंगे, और फिर उसके Right. बाद में करंट 2 एम्पियर दे रहा है, Right. 2 एम्पियर को जो है 0.25 से जो है डिवाइड कर देंगे सर। ओके, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी हमें निकालना है, तो फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी होता है m टाइम्स करंट इन प्राइमरी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, बराबर कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इंटू डी ऑफ करंट इन प्राइमरी, ठीक है। तो बच्चों इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी बराबर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, जो कि 9.6 पाई इंटू 10 के पावर -4 है, इंटू चेंज इन करंट इन प्राइमरी। अब बच्चों एक चीज ध्यान सुनिए, इनिशियल करंट 2 एम्पियर है और उसको रिवर्स कर दिया गया है 0.25 सेकंड में। तो मुझे बता दो di/dt की वैल्यू कितना रखेंगे? di/dt के 8 रखेंगे। 4/0.25। अच्छा, दो ऑप्शन है, एक तो 2/0.25 है और एक है 4/0.25। आप बताइए कौन सा रखना चाहिए? सर सेकंड वाला 4/0.25। 4/0.25 रखना पड़ेगा बच्चों, है ना, 4/0.25। कारण क्या है कि अगर 2 एम्पियर से 0 कर देते तो 2 - 0, अब 2 एम्पियर राइट की तरफ थी, इस तरफ फ्लो कर रहा था क्लॉकवाइज मान लीजिए, और फिर उसके बाद उसको बदल दिया, रिवर्स कर दिया डायरेक्शन, तो 2 माइनस ऑफ -2, तो यहां पे जो रखा जाएगा 2 माइनस ऑफ -2 डिवाइडेड बाई समय रखेंगे 0.25। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा 9.6 पाई इंटू 4, और ये ऊपर चला जाएगा तो 16 इंटू 10 के पावर -4, इतने वोल्ट। सर हाँ बोलिए। सर ये 4 नहीं आया समझ में, 4 कैसे आया? मैं बताता हूँ, देखिए, अगर आपको सवाल में ऐसा बोलता कि इनिशियल करंट 2 एम्पियर है, रिवर्स नहीं बोलता, 2 एम्पियर को बोला गया है इज स्विच्ड ऑफ, 2 एम्पियर को बंद कर दिया गया है, तो आप करंट में मतलब कितना चेंज लिखते? तो लिखते आप 2 पहले था बाद में 0 हो गया, तो 2 - 0 डिवाइडेड बाई टाइम, राइट। अब इन्होंने क्या किया है कि 2 एम्पियर था, मान लीजिए कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ ऐसा फ्लो कर रहा था, ठीक है, 2 एम्पियर ऐसा था, और फिर डायरेक्शन रिवर्स कर दी है। तो जब आप बाहर वाले की डायरेक्शन रिवर्स करेंगे ना, पहले ऐसा था और फिर बाद में आप ऐसा कर देंगे, तो पहले अगर राइट मतलब फ्लक्स लिंक्ड पॉजिटिव था, तो बाद में फ्लक्स लिंक्ड नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए पहले अगर ऊपर की तरफ करंट है और मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इधर है, आपने एरिया वेक्टर भी इधर ले रखा है, ठीक है, बाद में जब आप करंट रिवर्स करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाएगी और एरिया वेक्टर तो आप एक ही बार डिसाइड कर सकते हैं, तो एरिया वेक्टर इधर ही रहेगा। तो पहले फ्लक्स लिंक पॉजिटिव था, बाद में फ्लक्स लिंक नेगेटिव हो जाएगा, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, क्योंकि मान लीजिए पहले फ्लक्स लिंक +5 था, बाद में जब आपने डायरेक्शन चेंज कर दिया तो -5 हो गया, तो चेंज इन फ्लक्स कितना निकालेंगे आप? -5 बाद वाला माइनस इनिशियल, तो -2 का चेंज आ जाएगा ना फ्लक्स में, ठीक है, तो जुड़ जाएगा, घटेगा नहीं एक्चुअली। तो 2 माइनस ऑफ -2 चेंज इन करंट, तो या 4/0.25, तो ये आ जाएगा। ओके सर। अगर करंट को 2 से 0 कर देते तो 2 - 0 करते, अपोजिट कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ करंट, तो 2 माइनस ऑफ -2 डिवाइड बाय 0.25, इतना आएगा।
सर दंगल नहीं बताइए। करवा रही? बिल्कुल बिल्कुल करा रहे दंगल करा रहे। ठीक है बच्चों, यही कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन तक रखते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे तो इस पे थोड़े से कुछ और सवाल करेंगे, फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे। अब आप लोग रेडी हो जाइए, कुछ बैक टू बैक सवाल करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। सर हाँ आप अपने घर में से पढ़ाते हो? जी, आइए। सर इतनी शांति कैसे रहती है? शांति कैसे रहती है, चलिए सवाल करिए, बताता हूं फिर। ठीक, कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया जाए बच्चों, बताइए जल्दी से। एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी ऑप्शन। सेकंड वन, सेकंड होगा बच्चों, हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर। शांति इसलिए रहती है क्योंकि पेरेंट्स हैं नहीं अभी साथ में, और होम टाउन में रहते हैं। मैं पुणे रहता हूँ, और तो वाइफ का जॉब रहता है, और मैं तो अर्ली मॉर्निंग शी लीव्स, तो फिर ठीक है, मैं और हमारी क्लासेस चलती रहती हैं, 2 या 3 जो भी क्लासेस होती हैं, तो ठीक है, कुछ है नहीं, चलता रहता है शांति। और हाँ, थोड़ा बहुत जो शोर होता है, तो एक्चुअली ये माइक बहुत पावरफुल है बच्चों, ये भयंकर। जो भी यूट्यूब ब्लॉगिंग करते होंगे, जैसे सूरज करता है, सूरज को शायद पता हो, ये बढ़िया नॉइज कैंसिलेशन है। अगर मैं इसको थोड़ा मतलब हाँ हमारे घर में तो अब तक पता नहीं क्या हो जाता। हाँ नहीं रहता है, जब घर में सारे लोग होते हैं तो फिर आप नहीं कंसंट्रेट कर सकते, दरवाजा पीट देंगे, कुछ भी कर देंगे, वैसा नहीं है। पर ज़्यादातर समय ये सुबह वाला जो वर्किंग आवर्स रहता है, वो मोस्टली फ्री रहता हूँ, तो आवाज़ नहीं आती। खैर आइए अगला सवाल करते हैं। ये मैंने बताया था बच्चों क्लास में, शायद सर आपके बच्चे डिस्टर्ब नहीं करते आपको? मेरे बच्चे नहीं है भाई अभी। सॉरी सर। इसमें सॉरी क्या है, पढ़िए, मतलब कोई ऐसी तकलीफ वाली बात नहीं है। हाँ बताइए बच्चों, आंसर क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा, सर्कल, हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स। पैराबोला होगा। पैराबोला होगा बच्चों। देखिए 2 ही केसेस हो सकते हैं, अगर या तो स्ट्रेट लाइन हो सकता है चार्ज पार्टिकल का, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फेंक दीजिए या उसके ऑपोजिट, और किसी एंगल के लिए पैराबोलिक पाथ होगा, तो ऑप्शन सी होगा। ठीक, आइए अगला करते हैं। ये भी मोर और लेस उसी से रिलेटेड है, देखिए आप लोग पढ़ लीजिए। बताइए बच्चों क्या आंसर आएगा इसका? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगा। कारण ये है कि जब आप जैसे वर्टिकल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल को आप इधर फेंक देंगे,
तो इस डायरेक्शन में चूंकि कोई फोर्स नहीं है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, और ऊपर के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगेगा तो चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ डेविएट होगा, और ऊपर की तरफ इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी क्योंकि ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स है, ऊपर फोर्स लगेगा, तो ऊपर वाली वेलोसिटी चेंज होगी और हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट रहेगी। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला करते हैं। कौन सा ऑप्शन पिक करेंगे बच्चों, बताइए। ऑप्शन सर, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? फर्स्ट सर। फर्स्ट, केवल फर्स्ट। देखिए बच्चों, माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये आप लोगों को पता होगा, ये डाइपोल टाइप की सिचुएशन बन जाएगी। तो परपेंडिकुलर बाय से मान लीजिए माइनस से प्लस, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ठीक है। द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द चार्जेस। तो डाइपोल मोमेंट के पैरेलल नहीं बोल रहे बच्चों, लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस कुछ इस तरह से। तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे भी पैरेलल टू लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस है, और अगर आप बीच में कोई पॉइंट ले लेंगे तो यहां पे भी निगेटिव की तरफ और पॉजिटिव से दूर, तो यहां पे भी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो इधर होगी, ई नेट, जो कि पैरेलल टू लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस होगी। तो दो पॉइंट्स होंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और दोनों, तो बोथ ऑफ द अबव सही होगा, सी ऑप्शन होगा इसका आंसर। मोस्टली ए और बी, ठीक है। बोथ ऑफ द अबव होगा बच्चों, है ना। कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा, बहुत ही आसान सवाल, गड़बड़ नहीं कीजिएगा। बच्चों पिक कर लीजिए ऑप्शन, मैं एंड कर रहा हूं। 5 4 3 2 1 0। कौन सा ऑप्शन पिक किए बच्चों इसमें आप? बी ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है ना, ई ए ग्रेटर देन ई बी। अगला सवाल, क्या आंसर पिक किए बच्चों आप इसका? सी लगाया हमने। सी सही है, ठीक है। इंड्यूस नहीं होंगे चार्जेस, क्यों नहीं इंड्यूस होंगे, कारण क्या है? इंसुलेटेड है। पॉजिटिव हो जाएगा सर। इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड के पास फ्री चार्जेस ही नहीं, तो इंडक्शन का काम ही खत्म हो गया, तो यही सही। अच्छा, बाकी सब गलत क्यों है? इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर जीरो नहीं होगी, ऐसा नहीं बच्चों की कंडक्टर ये इंसुलेटर है तो इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। आप यहाँ चार्ज रखेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी, है ना। ऐसा नहीं है कि ये रोक लेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़े बहुत पोलराइजेशन होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगी, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाएगी, ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर जीरो, गलत बात है, यहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द स्फीयर इनसाइड द स्फीयर इज जीरो, गलत बात है बच्चों, यहाँ पे के क्यू बाई आर जितना दूरी पे होगा होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत सारे बच्चे बी ऑप्शन के साथ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, नहीं नहीं, जितना इससे दूरी होगी ना के क्यू बाई आर स्क्वायर उतना रहेगा, जीरो नहीं होगी। कोई भी इंडक्शन नहीं होगा, इंसुलेटर बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करेगा। आइए अगला सवाल करते हैं, जल्दी से पिक करिए बच्चों ऑप्शन, हो सकता है थोड़ा जल्दी एंड करेंगे। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस लीव एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो भी है पिक कर लीजिए। एंड कर रहे हैं बच्चों,
5 4 3 2 1 0। क्या आंसर पिक करें बच्चों? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज ऑलवेज लीव इक्विपोटेंशियल सरफेस। सी हो जाएगी। सी ऑप्शन, परपेंडिकुलर टू सरफेस। अगला सवाल, पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स बिटवीन 2 पॉइंट्स फ्रॉम सी टू बी। बच्चों एंड करूंगा मैं। 3 2 1 0। कौन सा आंसर पिक करेंगे इसका? फर्स्ट ऑप्शन लगाया। Does not depend potential difference between 2 points from C to B does not depend on the path, depends on the path, independent of the path, independent of the electric field। अरे बच्चों इसमें does not depend on the path ये भी सही है, independent of the path ये भी सही है ना? आप लोग क्या पिक किए हैं? फर्स्ट लगाया। सी सी लगाया है। सर सी सी चलो बी, ए वाले कम है। अच्छा चलो ठीक है। अगला सवाल, कौन सा आंसर पिक करना चाहिए बच्चों? क्या लगता है आपको? सी ऑप्शन। ठीक है, पहला मैं एक एक करके बच्चों डिस्कस। कह रहा है कि जीरो पोटेंशियल इज ऑलवेज अ जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। गलत है बच्चों। जैसे आप माइनस क्यू प्लस क्यू यहां रख दीजिए, यहां पे बीच में पोटेंशियल जीरो हो जाएगा पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इधर हो जाएगी, तो पहला वाला ऑप्शन गलत है। जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अ जीरो पोटेंशियल, ये बच्चों बात भी गलत है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो हो जाएगी तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। गलत है। प्लस क्यू, ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है बट पोटेंशियल की वैल्यू नॉन जीरो है ना, के क्यू बाई आर जुड़ जाएगा, तो ये भी बच्चों गलत बात है। तो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो पोटेंशियल गलत है, जीरो पोटेंशियल जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड गलत है। फिर बोला है एट अ पॉइंट ऑफ जीरो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में नॉट बी जीरो। सही बात है बच्चों, है ना? तो पॉइंट ऑफ जीरो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है बट पोटेंशियल में नॉट बी जीरो। देखिए जीरो नहीं है, तो सी ऑप्शन सही है। ठीक, अगला सवाल, जल्दी पिक करिएगा बच्चों इसको। कौन सा ऑप्शन पिक किए हैं बच्चों इसका? ऑप्शन लगाया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? थर्ड थर्ड। बच्चों को एक्सप्लेन करना चाहेगा? थर्ड इज द राइट आंसर। सही बात है। कारण क्या है? पॉइंट के दोनों के पॉइंट के दोनों तरफ जो है पोटेंशियल सेम होगा। वर्क डन अलोंग अ क्लोज्ड लूप इज जीरो। पोटेंशियल दोनों तरफ सेम होगा तो पोटेंशियल चेंज ही नहीं हो रहा है सर दोनों तरफ। एब्सोल्युटली। देखिए कारण ये है बच्चों, क्लोज लूप वाला कारण नहीं है। देखिए पोटेंशियल बी और ए का सेम है तो वर्क डन जीरो होगा। ठीक है, आप ए से बी तक लाएंगे वर्क डन जीरो, या फिर इस पाथ से भी लाएंगे तो भी वर्क डन जीरो, क्योंकि ए और बी का पोटेंशियल सेम है, क्योंकि क्यू से दूरी बराबर है पॉइंट्स की। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या बात है। अगला सवाल, कौन सा आंसर पिक किए होंगे बच्चों आप लोग?
बी ऑप्शन। चार्ज पॉजिटिवली, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज होगा तभी इलेक्ट्रॉन्स देंगे, अदरवाइज निगेटिवली चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन्स अर्थ में चले जाएंगे। अगला सवाल, क्या कहते हैं बच्चों इसका? बी ऑप्शन सर। सी वाला, थर्ड वाला पिक कर रहे हैं ना आप लोग? हो भी सकती है बच्चों जीरो, हो सकता है ना हो, ठीक है, कोई कंडीशन नेसेसिटी नहीं है। क्या कहते हैं बच्चों? अगर इलेक्ट्रॉन एंटर करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, हायर से लोअर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो क्या कहते हैं इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी बच्चों? वेलोसिटी बढ़ेगी तो नहीं। विल चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, चेंज तो होगी बच्चों वेलोसिटी, नो चेंज इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू फील्ड। हाँ, ये बच्चों सही है कि नो चेंज इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू फील्ड, तो फील्ड कहां से कहां होगी? प्लस से माइनस, तो विल चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो जो इलेक्ट्रिक, एक सेकंड बच्चों ना, इलेक्ट्रॉन है और अगर आप इसको हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फेंकेंगे तो इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल की तरफ जाना पसंद नहीं करेगा, या बच्चों लोअर पोटेंशियल की तरफ जाना पसंद करेगा इलेक्ट्रॉन? क्या कहते हो तुम लोग? इलेक्ट्रॉन को हम लोग अगर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ भेजेंगे तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ घटेगी सर। घटेगी। तो इंक्रीज वाला ऑप्शन खत्म हो गया। घटेगी क्यों? क्योंकि लोअर पोटेंशियल नहीं जाना चाहता है ना, निगेटिव है, रिपल्शन होगा। और अगर आप इलेक्ट्रिक फोर्स से भी सोचे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा और इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट लगेगा, चार्ज निगेटिव है। तो विल चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो फील्ड की डायरेक्शन में चेंज तो है पर बढ़ेगा नहीं। नो चेंज इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू फील्ड। हाँ बोलिए। क्वेश्चन में तो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर सेकंड। पोटेंशियल लिखा है ना। अच्छा, मैं फिर से पढ़ लेता हूँ, हो सकता है गलत पढ़ो। इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू हाई पोटेंशियल रीजन फ्रॉम, अच्छा बिल्कुल सही बात है, मैंने गलत पढ़ा है भाई एकदम। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा सर। हाँ फिर फर्स्ट हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू हाई पोटेंशियल फ्रॉम लोअर पोटेंशियल, तो निगेटिव वाले से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो स्पीड बढ़ेगी, पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब जो इसमें और भी हो सकता है कि नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू फील्ड, ये भी हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, उसके परपेंडिकुलर नहीं लगाएगी, तो ये भी हो सकता है। पर हाँ, स्पीड बढ़ेगी 100%। मुझे इसको थोड़ा जल्दी एंड करूंगा मैं, आप लोग पिक कर लीजिए ऑप्शन। पांच, 4, 3, 2, 1, 0। कौन सा आंसर होगा बच्चों? अगर कॉर्नर पे ए ऑप्शन होगा, है ना। एट द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। चलिए अगला सवाल।
बताइए बच्चों, कौन सा ऑप्शन पिक करेंगे? ए ऑप्शन है सर, ए ऑप्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइंस आर इमेजिनरी, सही है। इलेक्ट्रिक लाइंस फोर्स विल बी पैरेलल टू सरफेस ऑफ कंडक्टर, गलत है। परपेंडिकुलर लाइन ऑफ फोर्सेस आर क्राउडेड देन फील्ड इज स्ट्रांग। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर क्लोज लूप, गलत है। तो बोथ ए एंड सी सही होंगे। ऑप्शन ए। अगला सवाल, बताइए बच्चों, क्या लग रहा है? कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। यस सर। As we move in the direction of field, potential goes on decreasing। बच्चों सही बात है ना, आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे, पोटेंशियल घटता जाएगा, तो ये बात तो सही है। If a charged body is moved within the field, work must be done by field। बच्चों इसके बारे में क्या कहना है? वैसे ये गलत है, कोई अगर एक्सप्लेन करना चाहें आप लोग कि हाँ। अगर हम जो है अगर बॉडी को जो है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर छोड़ देंगे तो फिर कोई वर्क नहीं होगा सर। ओके, नहीं वहां पे फील्ड वर्क करेगी। एक्चुअली अगर आप ऐसे फील्ड है और आप चार्ज बॉडी को परपेंडिकुलर मूव करा दो ऐसा, तो फिर यहाँ पे कोई फील्ड का वर्क नहीं है। तो हर बार चार्ज पार्टिकल को मूव कराएंगे तो फील्ड वर्क करेगी ही, ऐसा जरूरी नहीं है। आप ऊपर करा देंगे मूव तो नहीं करेगी। तो इसमें मस्ट लिखा हुआ है ना, अगर ऐसा लिखा होता मूव विद इन द बॉडी फील्ड वर्क मे बी डन बाय द फील्ड, है ना, वर्क मे बी डन बाय द फील्ड, तो सही हो जाता। मस्ट के लिए गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए इज करेक्ट, बी इज रॉन्ग, ऑप्शन ए। आइए बच्चों अगला सवाल करते हैं। कौन सा ऑप्शन पिक करेंगे बच्चों? डी ऑप्शन लग रहा है सर। सेकंड वन। यस सर। सेकंड वन सही होगा बच्चों, क्योंकि Q इंटू ई दोनों पे सेम चार्ज है, सेम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ये क्या लगता है बच्चों, पहला स्टेटमेंट सही है या गलत है? डी ऑप्शन है सर, दोनों गलत। डी वाला सर। लास्ट वाला, ओके। थ्री चार्जेस कैन नॉट हैव, तो दे कैन हैव म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी एज जीरो, है ना। आप निकाल सकते हैं बच्चों, एक प्लस ले लीजिए, दो माइनस ले लीजिए, और आप प्रूव कर सकते हैं कि जीरो आ जाएगा। द म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस इज ओनली ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अच्छा बच्चों, कैन नॉट हैव लिखा है ना, थ्री चार्जेस कैन नॉट हैव जीरो। बच्चों ये स्टेटमेंट सही है, आप लोग गलत बोल रहे हैं शायद, है ना। थ्री चार्ज सिस्टम कैन नॉट हैव जीरो म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, इधर ले लीजिए प्लस क्यू ले लीजिए, और इधर कुछ ले लीजिए माइनस क्यू, और इधर माइनस क्यू ले लीजिए, है ना। और आप क्यू और क्यू में रेशियो बता सकते हैं सच दैट पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। ठीक है, तो बोला गया थ्री चार्जेस, पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव कुछ नहीं बोला है। थ्री चार्जेस कैन नॉट हैव जीरो म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी, तो दे कैन हैव।
ठीक है, आप निकाल सकते हैं इजिली। तो ये ट्रू है, 3 चार्जेस कैन नॉट हैव, तो दे कैन हैव, ठीक है। तो एक सेकंड बच्चों, ये बताओ स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? एक सेकंड, तो गलत हुआ, वो फॉल्स होगा ना। 3 ये मतलब हो सकता है, और ये कह रहा है कि नहीं रख सकते हैं, तो ये फॉल्स होगा। हाँ सॉरी, ये फॉल्स होगा, मतलब हो सकता है 0 और ये कह रहा है नहीं हो सकता, इसलिए फॉल्स है। द म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस इज ओनली ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। कारण क्या है इसके फॉल्स होने का? कि नेगेटिव चार्जेस होंगे तब भी सिस्टम के पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो बोथ स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर रॉन्ग। बच्चों देख लेना कुछ है ना, अब थोड़ा सा मेरा भी मेमोरी थोड़ा आप देख लेना है ना, अगर कुछ आपका मैच नहीं कर रहा हो तो मेरे से डिस्कशन कर लेना। दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगे, ए एंड बी आर रॉन्ग, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ये। ठीक, अगला सवाल, कैपेसिटर वाले सवालों तक पहुंच नहीं पाएंगे शायद, कोई बात नहीं, कल की क्लास में करेंगे। कौन सा ऑप्शन पिक कर लिया बताइए बच्चों? बी ऑप्शन सर, बी ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। ठीक है, डन सर। ओके, क्या ऑप्शन पिक किए हैं बच्चों बताइए, कौन सा ऑप्शन पिक किए हैं? ऑप्शन बी वाला सर। बी लग रहा है। ओके, कह रहा है कि चार्ज पार्टिकल मूविंग फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू, द नेट वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑन द पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ कनेक्टिंग पॉइंट्स पी टू क्यू। ठीक बात है, स्टेटमेंट ट्रू है। फिर बोल रहा है कि द नेट वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ क्लोज लूप इज 0। ठीक है, ये भी ट्रू है। बट जो आपको क्यों लग रहा है कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है? मुझे लग रहा है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बात कर, तो जब हाँ, होता है, जब ये कहते हैं कि इंडिपेंडेंट जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होता है ना, तो उस वक्त जो है सर ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाती है। अच्छा, मेरे हिसाब से कि नेट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ क्लोज लूप इज 0, ये ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से देखिए, मुझे इसलिए लग रहा है करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन बता रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स चूंकि वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए इसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो मेरे हिसाब से इसको ए लिखना चाहिए। ठीक है, यस सर, ए लिखा है। आइए, चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। कैपेसिटेंस के भी कुछ सवाल हैं तो कल की क्लास में मिलेंगे, तो कैपेसिटेंस के सवाल और 11th ग्रेड के सवाल करेंगे। तो ये है बच्चों रैंक, प्रियांशु हैं, नवाजीश हैं, रमन है, विकास हैं, तुषार हैं, अक्षत हैं, हितेश हैं, हिमांशु हिमांशी प्रियांश यादव मथुरा से हैं। प्रियांशु जी बहुत बहुत बधाई हो प्रियांशु जी। नवाजीश अलीगढ़ से हैं। रमन जी कहाँ से हैं? रमन जी मथुरा सर, मथुरा। अरे वाह। विकास, तुषार, ये भी मथुरा है सर। सब मथुरा से हैं क्या? हितेश, हिमांशु सोनीपत, अक्षत और हितेश दोनों मुरादाबाद। ठीक, बहुत बढ़िया। तुषार जी हैं क्या? तुषार, हिमांशु, अच्छा मुरादाबाद। हिमांशु मुरादाबाद, सर हिमांशी सोनीपत से है। सोनीपत से हैं। चलिए बहुत बहुत बधाई। 18 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, नहीं 20 सवाल किए हैं। ठीक है, बढ़िया। चलिए बच्चों अगली क्लास में मिलेंगे तो और कुछ प्रैक्टिस किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। बाय बाय सर। बाय बाय बाय।